नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी या एसएससी या रेलवे रिलेटेड से अपनी वीडियो लेकर आता हूं। और इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में और अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जैसी आपकी डिमांड रहेगी आगे, वैसे मैं वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक की। हमने एबायोटिक फैक्टर को कवर कर लिया था। अभी हमारा जो बचा है बायोटिक फैक्टर है। क्या होता है बायोटिक फैक्टर, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जो रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है सब्सक्राइब करने की, आप सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लाइक करें, और एट द लास्ट अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपके है तो मुझे मेरे वीडियो को उतना शेयर करें, जिससे मुझे मदद मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और अच्छे से अच्छे वे में बनाने का। अगर मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बन जाएंगे तो एट द लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं डेफिनेटली हर वो मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा जो आपकी डिमांड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे आप बायोटिक सबसे ही समझ रहे होंगे कि बायोटिक, बायो यानी कि बायो से मिलकर, यानी कि बायोटिक जो है बायो और यानी कि टिक शब्द से मिलकर बना है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी लिविंग बींग्स को यानी कि कवर करके चलता है। जैसे उसमें यानी कि अगर बात करें हम लोग, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारी माइक्रोब्स एंड ये सभी, यानी कि इनको क्लासिफाइड किया गया इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कि आखिरकार ये किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं चीजों को और किस तरीके से इनका फंक्शन है। ठीक है, तो बायोटिक फंक्शन में अगर बात करो, जैसे प्लांट है प्लांट है, उसमें अंदर क्या होता है, एक यानी कि उस समय के अनुसार क्या होता है, उसको खाना भी चाहिए होता है, समय के अनुसार उसे बढ़ता भी है। इस तरीके से एनिमल को भी कोई भी चीज खाने पीने के लिए चाहिए होती है और समय के अनुसार वो बढ़ता है। ठीक है, और एक समय आने पर यानी कि वो डेथ हो जाती है उसकी और उसको डिकम्पोज किया जाता है। तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको यानी कि इसमें रखा गया है हमारे बायोटिक कंपोनेंट में। तो ये समझे हम लोग कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट को यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ्स या सेल्फ नरिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। जैसे यहां पर दे रखा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जिसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरियाज और एल्गी टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, जो यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिनको हम ऑटोट्रोफ्स या सेल्फ नरिशिंग प्लांट्स या सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है सॉरी। They synthesize carbohydrates from the simple inorganic raw material like the carbon dioxide and the water in the presence of the sunlight by the process of the photosynthesis for themselves and supply indirectly to their to the other non-producers। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो अपना भोजन है यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करा के उसमें क्या होता है, हमारे जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एनिमल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस में ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जमा करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अगर मान लो फसल है तो उसको काटकर हम लोग बाद में खा लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी चीजें अगर मैं बोलूं, ये अपना भोजन बनाते हैं और हम इन्हें बाद में खा लेते हैं एज ए कंज्यूमर। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, ठीक है, और इनको जो खाएगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। अगर देखा जाए इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो धरती पर यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जितने भी यानी कि हम लोग यानी कि जैसे जंगल हो गया, एक किस्म से इकोसिस्टम हो गया, एक पेड़ हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है कि उसके ऊपर कितने प्रकार के प्राणी रह रहे हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हर्बिसियस, हर्बिसियस मतलब यानी कि घास घास या झाड़ झंखाड़ जो भी है, एंड वुडी प्लांट्स यानी कि लकड़ी वाले पौधे। ठीक है, वाइल द एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स आर द वेरियस स्पीसीज। वो क्या होती हैं, स्पीसीज होती हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गी टाइप के, जो बैक्टीरिया फंजाई जो भी हैं, तो ये सभी इसमें आते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब यानी कि हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये हो गया जो धरती के ऊपर यानी कि मतलब मिट्टी में जो यानी कि एक किस्म से इकोसिस्टम पनपा है, और पानी के अंदर जो यानी कि इकोसिस्टम पनपा उसे बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम या यानी वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, कंज्यूमर यानी कि सेकंड में आ जाता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स या यानी कि फैगोट्रॉप्स भी बोला जाता है, जो अपना भोजन यानी कि दूसरे से लेते हैं। कंज्यूमर आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड्स
फोटोसिंथेसिस, यानी कि सिंपल तरीका अगर मैं बोलूं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अगर कंज्यूमर को देखा जाए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक फूड derived from the plants, animals, or both. Consumer can be divided into two broad groups, namely micro and macro. देखिए, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक जो फूड है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो यानी कि अपना फूड बनाए और वो पनपे और हम उन्हें खा लें। जैसे होता क्या है, घास को यानी कि ग्रासहोपर खाता है, और ग्रासहोपर को क्या खा लेता है हमारा है ये। देखिए घास क्या हुआ एक किस्म से, यहाँ आइए, यहाँ घास हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। उसके बाद में इसे ग्रासहोपर खा लेता है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। जब प्राइमरी, ये जो ग्रासहोपर इसे क्या खा लेगा, मेंढक खा लेगा, फ्रॉग, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जो स्नेक होता है मेंढक को खा लेता है, चूहे को खा लेता है, ये सभी किसमें आ जाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। सेकेंडरी हमारा मेंढक हो गया, टर्सरी हमारा स्नेक हो गया। और कभी कभी आपने देखा होगा नीचे सांप यानी कि रेंग रहा है और ऊपर यानी कि चील उस पर धाक लगाए हुए है, आराम से आएगी, हॉक उसे यानी कि क्या करती है, कैच करती है और उसे खा जाती है, तो इसे फाइनल कंज्यूमर या यानी कि टॉप कंज्यूमर भी बोला जा सकता है। तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कंज्यूमर को यानी कि दो भागों में डिवाइड किया गया, मैक्रो कंज्यूमर एंड द माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर बहुत ही छोटे स्तर पर, मैक्रो मतलब उससे कुछ बड़े स्तर पर, ठीक है। तो अब बात करेंगे मैक्रो कंज्यूमर की। दे फीड ऑन प्लांट्स, एनिमल, बोथ आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेस। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो है फूड को यानी कि किसके बेस पर यानी कि खाती हैं। दे फीड ऑन प्लांट्स, यानी कि किसके ऊपर यानी कि भक्षण करती हैं, प्लांट को खा लेती हैं, यानी जो माइक्रो कंज्यूमर है। एनिमल को भी खा सकते हैं, ठीक है, एंड बोथ यानी कि इन दोनों में से दोनों को भी खा सकते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज, यानी कि उनका फूड सोर्स किस तरीके का है उस तरीके से बात करते हैं। फ्लेवियरियस आर प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो फ्लेरवियर्स जो होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। यानी कि पहले जैसे अगर प्राइमरी कंज्यूमर में देखा जाए तो हम ग्रासहोपर को ले सकते हैं, ठीक है। विच फीड मेनली ऑन द प्लांट्स, यानी कि जो अरे यानी कि मेनली किस पर देखा जाता है, किस पर, यानी कि अगर हमारा काऊ और रेबिट की बात करें तो खाली ये घास खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। या मतलब इससे बने हुए यानी कि जो चीजें होती हैं, जैसे आप जो गाय को देखो, अगर घर में आ गई है तो वो यानी कि मानव के साथ रह रहकर वो रोटी भी खा लेती है, तो ऐसी आखिरकार वो भी तो यानी कि वहीं से बना है, मतलब प्लांट से ही। तो एक्चुअल में खाली ये किस पर यानी कि फीड करती हैं, जो फ्लेरबोरियस जो होते हैं, फ्लेरबोर्स, तो वो हमारे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और मेनली अगर देखा जाता है वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल पर्टिकुलरली देखा तो हमारा काऊ और यानी कि रेबिट का एग्जांपल है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर अगर देखा जाए तो ये फीड करते हैं प्राइमरी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर, जैसे यानी कि वोल्फ। वोल्फ क्या होता है, आपका जो खरगोश है उसे खा सकता है। जो भेड़िया है वो खरगोश को, भेड़िया जो है खरगोश को खा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। जैसे वोल्फ क्या हो गया, एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर हम किस में देख रहे थे अभी, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर हम मेंढक को भी देख रहे थे, क्योंकि उसने ग्रासहोपर को खाया था। यही इसीलिए मैं फूड साइकिल तुम्हें दिखा रहा था पीछे, क्योंकि इससे क्लियर कट डिवीजन यानी कि क्लियर कट माइंडसेट जो होता है ना, वहां पर बैठ जाता है अच्छे से कि क्या कौन सी चीज किसको खा रही है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर नीचे भी मैंने फिगर ले रखा है, उसको भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर बात आ रही है, जैसे कार्निवोर्स जो है फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को, ठीक है। कार्निवोर्स मतलब यानी कि क्या मतलब, वो यानी कि जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी यानी कि कार्निवोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेते हैं। जैसे उसमें अगर बात करें, लायन क्या है, टॉप कार्निवोर्स है, ठीक है। और उसे यानी कि टॉप कार्निवोर्स है और कार्निवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। वो क्या कर लेता है, भेड़िया को भी खा सकता है और गाय को भी खा सकता है, तो इन दोनों को खा सकता है। ओमनीवोर्स क्या होता है, जो इन दोनों को खा ले। ओमनीवोर्स जैसे मंकी और मैन, ये क्या कर सकता है, अगर वो यानी कि मैन क्या होता है, वो यानी कि अधिकतर एनिमल का भी मांस खाता है और यानी कि प्लांट भी खाता है। तो यानी कि कंज्यूम बोथ प्लांट एंड द एनिमल्स, दोनों को जो खा ले उसे बोलते हैं ओमनीवोर्स। जैसे हमारा आदमी है, मांस भी खाता है और घास फूस से बने हुए पकवान, या मतलब घास फूस से बनी, जैसे गाजर, मूली, अदरक, आलू, ये सब क्या है, घास फूस की चीजें हैं। पालक है, ये भी घास फूस है। इन सभी चीजों को खा लेते हैं, चौलाई वगैरह सब होता है, ठीक है। देहाती भाषा में कुछ अलग नाम है, आपके यहाँ कुछ और नाम होंगे। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, मीट भी खाता है और यानी कि प्लांट्स बेस्ड यानी कि
सब्सटेंसेस भी खाता है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ यानी कि एक इमेज लिया है। यहाँ पर ये दिखा रखा है कि सोइल के अंदर यानी कि डिकम्पोजर्स रहते हैं, जो यानी कि डेड ऑर्गेनिक्स, मान लो सपोज करो कोई आदमी मर गया, उसे यानी कि उसको बरीड किया गया जमीन में, फिर क्या होगा, डिकम्पोजर्स जो होंगे यानी कि जो यानी कि क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजर जो होते हैं उनका काम क्या करना होता है, डिकम्पोज करना होता है। और ये सभी सब्सटेंस जो होते हैं नीचे, अगर उसके ऊपर कोई पेड़ उगा पड़ा है तो उसको सारी ये न्यूट्रिएंट्स उसको दे देंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स के बेस में उसे मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी एनर्जी उसे उधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, ये किस प्रोसीजर के द्वारा बढ़ा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि वाटर और ऑक्सीजन की जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एनिमल्स के द्वारा दी जाती है, वाटर जो होता है जमीन की कैपिलरी सिस्टम के द्वारा आता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसमें पेड़ की ग्रोथ होती है। और एट द लास्ट क्या होता है, जब उसमें कोई फल वगैरह आता है तो आदमी उसे फिर से तोड़ के खाता है। तो मतलब एनर्जी साइकिल यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद आता है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर क्या होता है, वो जो यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर ले, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रोड्यूसर को यानी कि जो कंज्यूम कर ले, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम कर ले उसे बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे हमारी गाय आ गई थी, रेबिट आ गई थी, ठीक है, और ग्रासहोपर आ गया था, ये सभी चीजें यानी कि हमारी हर्बीवोर्स में आ जाते हैं। हर्बीवोर को जो कंज्यूम करे उसे बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था आपका, यानी कि मेढक और यानी कि स्नेक को मैंने बताया था, ये सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद यानी कि टॉप कार्निवोर्स क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था शेर, ठीक है, कार्निवोर्स में यानी कि आ जाता है हमारा टॉप कार्निवोर्स में हमारा शेर आ जाता है, जैसे लाइन बोलते हैं, टाइगर, ये भी जो भी है, ये सभी क्या कर लेता है, हमारे जो यानी कि एनिमल्स हैं, और यानी कि जो बड़े एनिमल्स को जो एनिमल्स खाए उसकी एनर्जी को यानी कि कंज्यूम करने वाला कौन है, टॉप कार्निवोर्स। ये सभी चीजें से मैं जहां तक आशा रखता हूं आप लोगों की कंप्लीट हो गई होंगी। अब बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सैप्रोट्रॉप्स का, यानी कि डिकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉप्स, यानी कि बहुत ही यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जो यानी कि यानी कि जैसे कोई चीज डिके हो रही है, डिकेइंग के द्वारा कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार होकर आए तो उसे बोलते हैं माइक्रो यानी कि कंज्यूमर्स। जैसे अगर मैं बात करूं तो मशरूम क्या है, मान लो सपोज करो कोई पेड़ है, पेड़ की छाल नीचे यानी कि डिकम्पोज हुई है, और डिकम्पोज होने के बाद यानी कि वहां पर क्या निकलता है, एक मशरूम निकलता है, या धरती का फूल निकलता है, या मतलब बहुत अलग अलग यानी कि अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कटरुआ बोला जाता है, तो आपके यहाँ भी कुछ उसका अलग नाम होगा। तो इसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर है, तो इसके बेस पर यानी कि हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दे आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो कंज्यूमर में, ये सभी क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, विच ऑब्टेन एनर्जी, अपनी एनर्जी को यानी कि ऑब्टेन करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजिंग, यानी कि डेड ऑर्गेनिक्स जो है उनको यानी कि डिकम्पोज करने के बाद अपनी एनर्जी को वहां से निकालते हैं। जैसे मशरूम का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, सब्सटेंस है, और डेट्रिटस, प्लांट्स एंड एनिमल आर ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो इसका यानी कि ओरिजिन क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स क्या होगा, डिकम्पोज होगा, या एनिमल डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके बेस से जो यानी कि जो एनर्जी को यानी कि लेकर कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, नया सब्सटेंस, नया कोई प्लांट्स, नया कोई भी चीज यानी कि तैयार हो रही है, जिससे यानी कि फंगस तैयार हो जाती है, तो वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है, फंजाई वगैरह, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई सभी इस कैटेगरी में आते हैं माइक्रो कंज्यूमर में, ठीक है। देखा नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है, लोहे में यानी कि जंग लग जाता है, वहां पर भी यानी कि डिकम्पोजिशन प्रोसीजर चल जाता है, तो वहां पर यानी कि क्या होती है, फंगस लगती है, फंगस, ठीक है। और अगला बात है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज इन द इकोसिस्टम आर रीयूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड द रिसाइकल्ड। कहने का मतलब सिंपल है, मैंने जो बताया अभी कि जितने भी यानी कि यानी कि प्रोडक्ट्स हैं यानी कि ऑफ द डिकम्पोजिशन सच एज, यानी कि अगर देखा जाए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, जिनको यानी कि रिलीज किया जाता है इन द इकोसिस्टम में, और रीयूज किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड दस रिसाइकल, उनको एट द लास्ट यानी कि रिसाइकल भी बार बार किया जाता है। मैंने रिसाइकल बताया था ना, मतलब हम क्या करें, मशरूम को यानी कि तैयार हो गया, मशरूम को सही समय से अगर कोई तोड़कर नहीं ले गया तो वहीं पर वो फिर डिकम्पोज होगा, फिर से कोई नया निकलेगा, या फिर अगर ऐसा हुआ उसे काट कर कोई खा गया तो यानी कि वो जहां पर अपना मलमूत्र करेगा जाकर, वहां से कोई ना कोई नया सब्सटेंस तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है रिसाइकिल, मतलब चीजों को रिसाइकिल करना है। वाटर को भी रिसाइकिल किया जाता है इसी तरीके से, यानी कि इन सब्सटेंस को भी रिसाइकिल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे यानी कि स्मॉल यानी कि एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं
बायो बायो से मतलब बायो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो यानी कि इस पर एग्जांपल हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, यानी कि सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे नेमाटोड्स एंड अर्थ आर्थ्रोपोड्स, यानी कि ये सभी इसके एग्जांपल हैं जो क्या करते हैं, चीजों को रिसाइकिल करते हैं। मतलब मिट्टी को खाया, मिट्टी को निकाल दिया, ये रिसाइकिल सिस्टम है। क्योंकि बेकार मिट्टी को खाना, उसको अच्छे से रिसाइकिल करके बाहर निकाल देना, किसान का मित्र भी अर्थवॉर्म को बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऊपर की धरती को नीचे, नीचे की धरती को ऊपर करता है। तो सिंपल तरीका ये हो गया कि नीचे की धरती को ऊपर लाना मतलब मिट्टी का रिसाइकिल प्रोसीजर करना, मतलब उसको अच्छी तरीके से ढंग में करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म क्या है, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ द यानी कि फार्मर है, और ये इस पूरी पर्टिकुलर जो यानी कि मैंने सिस्टम बताया उसमें कारगर है। तो अर्थवॉर्म एंड द यानी कि सर्टेन सोइल ऑर्गेनिज्म आर डेट्रीटस फीडर्स एंड हेल्प द डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजिंग प्रोसीजर जो है, डिकम्पोजिशन जो यानी कि एक प्रोसीजर है उसमें यानी कि जो मदद करते हैं, तो उसमें अर्थवॉर्म एंड बहुत सारे ऐसे जैसे नेमाटोड्स मैंने बताया था, आर्थ्रोपोड्स बताया था, ये सभी इसमें मदद करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स हैं सभी, और इनको सभी को क्या बोलते हैं, डेट्रीबोर्स। कुछ यानी कि क्लासिफिकेशन हमारे इकोसिस्टम का, जिसको यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम और द नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, ये सभी क्या है, मतलब डिजर्ट मतलब यानी कि फॉरेस्ट मतलब यानी कि सिंपल बात करें, जहां पर बड़े बड़े घने घने पेड़ खड़े हों बहुत ही बहुत ही बहुतायत मात्रा में, तो उसे हम बोलेंगे हम फॉरेस्ट। ग्रासलैंड मतलब जहाँ की बहुलता हो ग्रास की। डिजर्ट मतलब यानी कि रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान हो गया, ये सभी उसमें यानी कि कहीं कहीं आपने देखा होगा टिम्बर इस टाइप के पेड़, और यानी कि कैक्टस इस टाइप के पेड़ खड़े रहते हैं, तो इसमें भी यानी कि एक किस्म से इकोसिस्टम देखा जाता है। तो उसको यानी कि तीन भागों में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। सिंपल अगर देखा जाए तो वाटर इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा सैलाइन वाटर इकोसिस्टम, तीसरा मेरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब यानी कि जो ताजा पानी हो, मतलब एक किस्म से जहां पर पीने योग्य पानी हो, उसमें जो यानी कि पनपे कोई यानी कि इकोसिस्टम, तो उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये झील में भी मिल सकता है या पॉन्ड में भी मिल सकता है। सेलाइन वाटर इकोसिस्टम जो होता है, अधिकतर आपको यानी कि ऐसी कुछ झीलें होती हैं जहां पर देखने को मिलता है। मेरीन वाटर इकोसिस्टम आपको समुद्र या सी में देखने को मिलता है, मतलब यानी कि ओशियन या सी में इस टाइप का यानी कि इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है। आपने समझा कि क्या मैं बताना चाह रहा था। आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है इकोसिस्टम को, क्या क्या चीजें इंक्लूड करके चलता है, क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर मिलती हैं। तो प्रोविजन ऑफ द फूड एंड द फ्यूल एंड द फाइबर, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत मिलती है। मतलब कि जो इनकी गुड्स, मतलब ये कहते नहीं, आपने आपने देखा होगा यानी कि धरती के ऊपर या मिट्टी के ऊपर जो हमारा यानी कि लैंड सिस्टम है उसके ऊपर देखा होगा बहुत सारे यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब यानी कि सामान, और सर्विसेज मतलब उसके लिए जो यानी कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से क्या हमें कोई इकोसिस्टम के अंदर यानी कि कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो प्रोविजन ऑफ द फूड एंड फ्यूल फाइबर। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो हमें यानी कि इकोसिस्टम से क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है खाने के लिए, फ्यूल मिलता है यानी कि ईंधन के लिए, और फाइबर मिलता है पहनने के लिए। ठीक है, फाइबर मतलब सिंपल तरीके से बोलूं, जैसे कपड़े हमने जो पहन रखे हैं सब फाइबर में इंक्लूडेड है, नायलॉन डेकरान जो भी थे, ठीक है, पॉलिस्टर वगैरह। यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोविजन ऑफ द शेल्टर, यानी कि रहने के लिए घर मिलता है। बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स मिलता है, यानी कि कोई भी गाय भैंस बकरी या आदमी या किसी को भी ले लो, उनके लिए रहने के लिए गुफा या घर है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स, आदमी क्या चाहता है, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारत बनाना चाहता है, उनके लिए मटेरियल्स मिलता है। ठीक है, ड्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर्स एंड द वाटर्स, यानी कि वाटर का यानी कि क्या होता रहता है, और एयर का यानी कि प्यूरिफिकेशन होता रहता है। आपने ये देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से जो यानी कि हमारे प्लांट्स हैं या जो भी यानी कि जो ट्रीज हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ये एक पूरा बैलेंस वे में चलना चाहिए, और ये जब तक चलता रहेगा तभी तक हमारी ये सर्विसेज हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, डी डिटॉक्सिफिकेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि किसी भी यानी कि जो कोई भी यानी कि सब्सटेंस है जो खराब हो चुका है, उसको यानी कि वेस्ट को यानी कि डिकम्पोज करना, उसको यानी कि छोटी छोटी मात्रा में तोड़ना भी इस प्रक्रिया के यानी कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर ही सभी मिलते हैं। स्टेबलाइजेशन इन द मॉडरेन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, यानी कि हम हमारी अर्थ की जो यानी कि अर्थ है उसको, इसको जो यानी कि क्लाइमेट है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, मॉडरेन कर रहे हैं। ठीक है, और मॉडरेशन मॉडरेशन ऑफ द फ्लड, यानी कि हम क्या करते हैं, यानी कि फ्लड आने की जो सिचुएशन होती है उससे उससे भी यानी कि अगर ये इकोसिस्टम बढ़िया तरीके से अगर बना रहेगा तो फ्लड आने की सिचुएशन कम रहेंगी, ड्रॉट सूखा कम पड़ेगा, टेम्परेचर
जितना हमें चाहिए उतना ही मिलेगा। अगर यानी कि हम इसे बहुतायत मात्रा में यानी कि इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और यानी कि फ्लड भी आएगी और ड्रॉट भी देखने को मिलेगा। ये सभी फोर्स यानी कि एंड द फोर्सेस ऑफ द विंड यानी कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको तूफानी हवाएं देखने को मिलेंगी। जनरेशन एंड द रिन्यूअल ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड द साइक्लिंग। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है, अगर ये सभी चीजें बैलेंस वे में चल रही हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो साइकिल है वो भी बनी रहेगी। पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स यानी कि प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि पराग कणों का यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है वो सभी एनिमल्स यानी कि जो जैसे भौरा नहीं होता है यानी कि एक फूल पर बैठकर दूसरी जगह से ले जाता है तो उससे हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिंपली तरीके से अगर देखा जाए ये सब प्रोसीजर देखने को मिलेगा अगर यानी कि ये सब बैलेंस वे में है, इंक्लूडिंग मैनी क्रॉप्स एंड कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड द पेस्ट डिसीजेस। सिंपल ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत सारी हम लोग क्रॉप्स यानी कि पैदा करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं जो यानी कि पेस्ट एक होता है ना, पेस्ट मतलब यानी कि कीट जो कीट पतंगे लगते हैं, डिसीज फैलती हैं, उन सभी को यानी कि कंट्रोल कर पाएंगे हम। मेंटेनेंस ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज एज की इनपुट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेंटेनेंस मतलब यानी कि चीजों को हम मेंटेन करेंगे ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स में की इनपुट्स टू द क्रॉप वेराइटीज एंड लाइव स्टॉक ब्रीड मेडिसिन एंड द अदर प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर यह है कि हम चीजों को यानी कि रिसोर्स जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, की इनपुट्स हैं, क्रॉप यानी कि वेराइटीज हैं एंड द लाइफ स्टॉक ब्रीड्स हैं, मेडिसिन, ये सभी चीजें हम कहाँ से एक प्रोडक्ट के रूप में हमें कहाँ से मिलती है, हमारे इकोसिस्टम मिलती है। तो हम सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहें ये सभी चीजें जब बैलेंस वे में रहेंगी तो हमारे लिए अच्छी कारगर महसूस होंगी। अगर हम इनको यानी कि अच्छे तरीके से नहीं लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं हम इनको यानी कि चीजों से खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ एक खिलवाड़ नहीं बहुत बड़ा खेला खेल जाएंगे। कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स, बहुत सारे यानी कि सांस्कृतिक यानी कि एस्थेटिक टाइप के हमारे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा तमिलनाडु में अभी एक बहुत बड़ा खेल फेमस निकला जिसको हम लोग बोलते हैं जलीकट्टू। तो वहां पर क्या देखने को मिला कि जो वहाँ के एनिमल ब्रीड है उसमें क्या होता है, एक बुल को लेके आते हैं लोग, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक किस्म से क्या है, हम लोग एक कल्चरल यूनिट्स के अंदर आ गया, कल्चरल फेस्ट के अंदर आ गया। तो मतलब एनिमल और जो हम आदमी हैं तो इसमें यानी कि एक किस्म से रिलेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि हम उनको बैलेंस लेकर चल रहे हैं। जिस दिन यानी कि वो एनिमल ही खत्म हो जाएगा, इस यानी कि एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा हमारी इस धरती के ऊपर, तो हम कहाँ से चीजें यानी कि अरेंज कर पाएंगे और कहाँ से चीजें खेल पाएंगे। तो ये सब चीजें थी इसके अंदर। अगला जो लेक्चर होगा हमारा इकोटोन को लेकर होगा और जितना हो सकेगा कोशिश है कि इकोटोन को मैं अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा और आगे जितने भी यानी कि लेक्चर होंगे, क्योंकि चैप्टर हो सकेगा अगला लेक्चर शायद लास्ट हो और या हो सकता है एक लेक्चर और हो, मुझे पता नहीं है। क्योंकि चीजों को मैं जितना सोचता हूँ कि एक्सप्लेन करके चलूँ आप लोगों को सभी चीजें समझ में आए, यही मेरा एक मुद्दा रहता है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए विचार नई विचारधारा के साथ, और आप अपना घर पर पढ़ाई करते रहिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको एक कहते हैं प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। व्हेन यू प्रैक्टिस द राइट थिंग देन प्रैक्टिस बिल्ड यू टू डू हार्ड वर्क। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट मैन बनाएंगे। राइट प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। ये बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर ने कहा है जिनका नाम है शिव खैरा जी। ये बात को ध्यान में रखना। तब तक के लिए जय हिंद।